Electron falls through a distance of 1.5 cm in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 raised to 4 Newton per Coulomb. The direction of a field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of a fall in each case. Contrast the situation with that of a free fall under gravity. चलो तो क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया। बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है ये। जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल पे फोर्स आता है। फोर्स इज इक्वल टू QE, फॉर्मूला आपको पता है, बराबर। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एंड जैसे ही एक्सेलरेशन की एंट्री होगी वैसे ही 11th का थर्ड चैप्टर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के जो 3 इक्वेशन थे प्लस एक हम देखते थे, बराबर ना, वो इक्वेशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे, मतलब मैकेनिक्स की एंट्री हो गई, बराबर। चलो कैसे एंट्री हुई देखते हैं। तो यहां पे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैं इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, बराबर। अच्छा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा 2 इंटू 10 रेज़ टू 4 न्यूटन पर कूलम। कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड इतना होगा, बराबर। एंड डायरेक्शन ये है। तो जैसे ही हम ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, चलो मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आएगा, बराबर। एंड आपको पता है कौन से डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आता है, क्लियर। एंड पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स आता है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि पॉजिटिव की डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट होगा, मतलब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स आया, मैं बोल सकता हूं FE, बराबर। ओके, चलो तो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चलो कितना फोर्स आएगा? फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है QE, बराबर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो मैं ले रहा हूं E, बराबर। तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू E। अब फोर्स की एंट्री हो गई, फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, एंड एक्सेलरेशन में जाने के लिए हम यहां पे पुट करेंगे, बोलो F इज इक्वल टू MA फुइमा, तो MEAE इज इक्वल टू EE। चलो क्लियर, मैंने सिंपल F के बदले MA पुट कर दिया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने एक्सेलरेशन से ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्लियर। तो देखते हैं, एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट करेंगे, बोलो क्या आएगा? AE इज इक्वल टू EE बाय ME। इतना एक्सेलरेशन एक इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की एंट्री हो गई, क्लियर। तो अब हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन को 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने? मान लो H जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बराबर। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखो डिस्टेंस पता है, टाइम फाइंड करना है। डिस्टेंस पता है, टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। बोलो क्या है डिस्टेंस टाइम रिलेशन? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल H डिस्टेंस। तो हम जनरली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। चलो क्लियर। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पे जस्ट फ्री किया है, जस्ट फ्री किया है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, बराबर। चलो इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर दो, तो बोलो क्या आएगा? H इज इक्वल टू हाफ AE TE स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए मैंने यहां पे E पुट कर दिया, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, अब E कैपिटल E वो तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, बराबर ना। अब यहां पे देखो कि ये है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ये है एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
बराबर। एक्सेलरेशन मास पे डिपेंडेंट है, जितना मास ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा, बराबर। जितना मास ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास किसका है? प्रोटॉन का, बराबर ना। तो अगर प्रोटॉन का मास यहां पे होता तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, देखो प्रोटॉन का मास ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो उसका आंसर कम रहेगा, मतलब प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यही इलेक्ट्रिक फील्ड में, बराबर। ओके चलो, तो एई मतलब एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो हमने ऑलरेडी गेन कर दिया यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बोलो क्या मिलेगा आपको? H इज इक्वल टू हाफ एई, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सिंपल आप याद रख सकते हो, ई बाय एम, इलेक्ट्रॉन है ना इसीलिए मैं लिख रहा हूं एम ई, बराबर, इनटू टी स्क्वायर। क्लियर? बस आपको टाइम फाइंड करना था, इसको सब्जेक्ट करो, बोलो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको यहां पे लेकर आओ तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एच इंटू एम ई बाय ई। क्लियर? तो बोलो कितना टाइम लगेगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पे टीई इज इक्वल टू अंडर रूट 2HME बाय ई। चलो क्लियर? तो इतना टाइम ये इलेक्ट्रॉन को लगेगा 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से ट्रैवल करने के लिए। अब सारी की सारी वैल्यू आपके पास है, 2 है आपके पास, h है 1.5 सेंटीमीटर, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, फिर इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है, मतलब सिंपल सारी की सारी वैल्यू है, बराबर। तो ये वैल्यू से आपको इलेक्ट्रॉन के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो याद रखो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, तो 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड, ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन करो, बराबर। अब जब आप कैलकुलेशन करते हो ना तो एक बार पावर चेक कर लेना, पावर ऑड नहीं होनी चाहिए, अगर ऑड पावर है तो उसको इवन में कन्वर्ट करो, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट लो, बराबर, तो आपको ये आंसर मिलेगा। क्लियर? ओके चलो, इसमें एक और पॉइंट है कि मान लो इलेक्ट्रॉन के बदले प्रोटॉन होता तो, इलेक्ट्रॉन के बदले प्रोटॉन होता तो हम यहां पे लिखते हैं फोर्स ऑन प्रोटॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कितना फोर्स आता, तो फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड प्रोटॉन का चार्ज है तो सेम, वही इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा है, बराबर। तो सेम फोर्स, सेम इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पे होता। एंड ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अपनी एग्जाम में एक बार पूछा है, बराबर। चलो नेक्स्ट, अब आपको एक्सेलरेशन में जाना है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे फोर्स से MP इज इक्वल टू ई, बराबर। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना मिलेगा, ई बाय MP। क्या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? क्या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? ना, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। चलो क्लियर? या डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट 2h। यहां पे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन था तो हम पुट करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, बराबर। नीचे था ई, वो तो सेम ही, बराबर। चलो क्लियर? तो ये प्रोटॉन के लिए आपको फॉर्मूला मिली, बराबर ना। एंड प्रोटॉन में भी यहां पे सारी की सारी वैल्यू पुट करो, सारी की सारी वैल्यू आपके पास है, तो आपको प्रोटॉन के लिए कुछ आंसर मिलेगा। Tp is equal to 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो ये प्रोटॉन के लिए उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो है, बराबर ना। आप देख सकते हो, देखो 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, 1.3 इंटू 10⁻7 सेकेंड, मतलब ये कम टाइम ले रहा है। एंड देख लो टाइम
taken by a charged particle is directly proportional to its square root of mass, है ना, बराबर। जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइम लेगा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, एंड ऑब्वियस है ना, क्लियर। अगर मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें एक हाथी भाई ले लूं, बराबर, एंड एक जेठालाल ले लूं, बराबर, कौन फास्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेम डिस्टेंस, बराबर, तो जेठालाल, उसका मास कम है तो जल्दी जल्दी ट्रैवल कर लेगा। हाथी भाई हैवी है, मास ज्यादा है तो उतना फास्ट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल दोनों टाइम को कंपेयर करना था, एंड जब भी फिजिक्स में कंपैरिजन की बात आती है ना, हम एक्चुअली रेशियो लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय अ प्रोटॉन अपॉन टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो ले लो तो आपको पता चलेगा कितना टाइम्स ये प्रोटॉन टाइम ज्यादा ले रहा है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for the negative x. It is given that E vector is equal to 200 I cap Newton per coulomb for x is greater than 0 and E is equal to minus 200 I cap Newton per coulomb for x is less than 0. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that one face is at x is equal to plus 10 cm and other is at minus 10 cm. Then find 4 points. ओके, तो क्वेश्चन देख लिया आपने, बराबर। क्या है क्वेश्चन में, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलम्ब का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं यहां पे ओरिजिन ले लू ना, तो यहां से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा यूनिफॉर्म एंड इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है, याद रखो। तो जब वाईजेड प्लेन में एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट हो तो ही ऐसा पॉसिबल है, बराबर ना। तो देखो यहां पे मैंने वाईजेड प्लेन में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट इमेजिन कर दी, बराबर। देखो इस पे मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं ऐसे, क्लियर। अब देखो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं, देखो यहां भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं, देखो, बराबर। तो ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक क्यूब रखा है, सॉरी, आपने एक सिलेंडर रखा है। तो ये जो सिलेंडर है ना, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंड ये सिलेंडर को आपने कैसे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर पोर्शन यहां से राइट साइड रहेगा एंड 10 सेंटीमीटर पोर्शन यहां से लेफ्ट साइड रहेगा, ऐसे। चलो, क्लियर। ओके, तो रेडियस है तो आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। चलो, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, 3.14 इंटू आर। रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर, मैंने लिखा है 5 इंटू 10⁻² स्क्वायर, क्लियर। चलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया। आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं यहां पे, फ्लक्स फाइंड करना है। दो फ्लैट सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, कर्व सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा एंड एंक्लोज्ड चार्ज कितना होगा, ये 4 पॉइंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास दो फ्लैट सरफेस है, जो थियरी में किया था ना वही है। ये लेफ्ट साइड का फ्लैट सरफेस है, ये राइट साइड का फ्लैट सरफेस। चलो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है एंड एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, समझो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल होगा 0 लेफ्ट साइड के फेस के लिए, बराबर ना। अब देखो ये सरफेस के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर, एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। क्लियर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में एंड ये फ्लैट सरफेस ले लू ना तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, एरिया इस डायरेक्शन में। दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, दोनों के लिए फ्लक्स पॉजिटिव होगा। बराबर, तो हम यही फाइंड करेंगे। सबसे पहले फ्लैट सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, तो देखो फॉर द लेफ्ट फेज इसके लिए लिख रहा हूं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ई ए कॉस जीरो है, तो मतलब सिंपल ये रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 200 न्यूटन पर कूलम, तो मैंने यहां पे 200 पुट कर दिया ई, एंड एरिया है 3.14 इंटू इसका स्क्वायर कर दिया 25 इंटू 10⁻⁴। ठीक है ना, तो आपको यहां पे आंसर मिलेगा कुछ 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम। क्लियर, अब देखो राइट साइड जो फेज है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन, एंगल 0। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, फ्लक्स पॉजिटिव। तो सेम एज फॉर द राइट फेज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई ए कॉस 0। बराबर, चलो ई आपके पास है ये एंड ए आपके पास है ये। बराबर, कैलकुलेशन करो तो आपको 1.57 उतना ही आंसर मिलेगा। जितना फ्लक्स यहां से निकलेगा उतना ही फ्लक्स यहां से निकलेगा। बराबर, थर्ड पोर्शन रहेगा कर्व सरफेस के पास कितना फ्लक्स, मतलब कर्व सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो हम यहां पे स्मॉल एलिमेंट लेंगे, इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। आप डीए के बदले डीएस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर भी यूज कर सकते हो सरफेस एरिया के लिए। तो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। एंड 90 डिग्री एंगल है तो देखो कर्व सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर ई डीए कॉस 90 0, मतलब फ्लक्स 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कर्व सरफेस से पैरेलल है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर रही ये फील्ड लाइंस, मतलब उसको हम फ्लक्स में कंसीडर नहीं करते। बराबर ना, फ्लक्स को कंसीडर कब करेंगे, जब फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस करे, लेकिन यहां पे तो फील्ड लाइन सरफेस से पैरेलल है, कर्व सरफेस से पैरेलल है। चलो क्लियर, तो दो फ्लैट सरफेस एंड कर्व सरफेस में से आपको फ्लक्स मिल गया। बराबर, ओके। टोटल फ्लक्स फाइंड करना है थर्ड पॉइंट में। टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, फाई एल प्लस फाई आर प्लस फाई सी, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तीनों का एडिशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 3.14। क्लियर, चलो नेक्स्ट एंड आपको फाइंड करना है एंक्लोज्ड चार्ज। अब टोटल फ्लक्स आपको मिल गया है, एंक्लोज्ड चार्ज फाइंड करना है, एक ही तो रिलेशन है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई आपको मिल चुका है 3.14। ठीक है, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। चलो क्लियर, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो तो आपको इतना आंसर मिलेगा। क्लियर, The electric field components in figure 1.27 are Ex is equal to alpha x raised to 1 by 2, Ey is equal to Ez is equal to 0, in which alpha is equal to 800 Newton per coulomb meter raised to 1 by 2. Calculate A, the flux through the cube, and B, charge within the cube. Assume that A is equal to 0.1 meter. चलो दो क्वेश्चन देख लिए। एग्जाम्पल नंबर 11 का एक छोटा भाई सबसे पहले मैं ले रहा हूं। बराबर, जिसमें मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, लेकिन आपका जो एग्जाम्पल है ना, आपका इलस्ट्रेशन, वो एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है एंड मैं ले रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एंड मैंने एक क्यूब ऐसे रखा है। बराबर ना, चलो तो आपको देखना है कि ये क्लोज्ड सरफेस मतलब क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा। बराबर, तो देखो यहां पे मैंने ये सरफेस जो आपको दिखा है ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में। चलो इन
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि फ्लक्स नेगेटिव है, बराबर। अब ये सरफेस देख लो, ये सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में है, देखो क्लियर। हम बोल सकते हैं ना कि इसके लिए फ्लक्स पॉजिटिव होगा। एंड वैसे भी आपको पता है कि कोई क्लोज्ड सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो नेट फ्लक्स वो सरफेस में से पास नहीं होता, तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज 0 अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। चलो क्लियर, जितना फ्लक्स नेगेटिव होगा उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव होगा, बराबर। अब देखो आपका इलस्ट्रेशन क्या है ये, तो यहां पे आपको क्या बोला है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। एंड यहां पे आपको बोला है देखो ई एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, और एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा रूट एक्स। EY इज इक्वल टू EZ इज इक्वल टू 0, मतलब y डायरेक्शन का Z डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बराबर। हमने ये कुछ मशीन से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एस्टेब्लिश किया है, बराबर ना। इसका मतलब क्या होगा समझो कि जैसे जैसे ये x की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे E बढ़ता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बराबर ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर। तो अब देखो ये एक अलग कंडीशन है। पहले हम ये करते थे कि स्मॉल एलिमेंट लेते थे एंड सबका एडिशन बोले तो इंटीग्रेशन करते थे, लेकिन यहां पे अब ऐसा नहीं करना है, बराबर। चलो क्या है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फॉर्मूला आती है, अगर मैं x के बदले 0 पुट कर दूं, अगर मैं x के बदले 0 पुट कर दूं क्या मिलेगा, 0 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, बराबर। इसको मैं बोल रहा हूं EL क्योंकि लेफ्ट साइड का फेस है ना ये, बराबर। एंड ये सरफेस थोड़ा सा आगे है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बराबर। मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ER, लेफ्ट साइड के लिए राइट साइड के लिए, बराबर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ये सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। हाँ भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन याद रखो ये जो मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया है ना, ये सरफेस, इसका हर एक पॉइंट ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ऐसे नहीं, इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट एक जैसा होगा, बराबर। हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट फेज ए डिस्टेंस पे है ना, तो इसका कोई भी पॉइंट ले लो, इसके लिए x इज इक्वल टू ए ही रहेगा, बराबर। चलो फिर देखो ये जो सरफेस है ना, ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से, तो ये a टोटल 2a, तो मैं लिख सकता हूं सेकेंड, मतलब राइट साइड का जो सरफेस है वो x से 2a डिस्टेंस पे। चलो क्लियर, पक्का, ओके। अब बाकी जो 4 साइड की सरफेस है ना, याद रखो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पैरेलल है, मतलब ये 4 सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, बराबर, ठीक है। तो सिर्फ 2 सरफेस बचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, एंड 2 सरफेस बचे, ये सरफेस एंड ये सरफेस, बाकी 4 सरफेस में से कोई फ्लक्स पास होगा नहीं। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ये 2 सरफेस के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, EL एंड ER फाइंड करेंगे। एरिया तो है ही, ठीक है ना, ये साइड ए ये साइड ए, बराबर, तो एरिया होगा इसका ए स्क्वायर। चलो क्लियर, तो E इंटू ए करो तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, लेफ्ट के लिए राइट के लिए, क्लियर। चलो तो देखो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे दिया है, अल्फा की वैल्यू भी आपको दी है 800, बराबर। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, बोलो क्या यहाँ पे लिखेंगे, तो EX इज इक्वल टू अल्फा के बदले पुट करो 800 x रेज टू 1/2,
बराबर। चलो नेक्स्ट देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट फेज, मतलब यहां पे, अब ये पॉइंट पे, ये सरफेस पे, ये फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्लियर। एंड इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि ये क्यूब है ना, तो लेफ्ट साइड तो इसका एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर ही होगा ना, मतलब ये साइड। चलो क्लियर, ओके। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180, बराबर। तो हम यहां पे लिखेंगे, देखो ई एल इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो ये फॉर्मूला तो आपको दी है, तो मैं लिख सकता हूं 800 x रेस टू 1/2 रूट एक्स। तो हम x के बदले क्या पुट करेंगे? फर्स्ट फेज कितने डिस्टेंस पे है? तो a डिस्टेंस पे, तो हम यहां पे पुट कर देंगे a रेस टू 1/2। सिर्फ सिंपल मैंने x के बदले a पुट किया है बस, बराबर। वैसे ही बताओ सेकंड फेज कितने डिस्टेंस पे है? तो 2a डिस्टेंस पे है ना, तो हम x के बदले 2a पुट करेंगे, तो हमें राइट फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, बराबर। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट फेज, बोलो क्या आएगा? 800 2a रेस टू 1/2। पता चला? देखो यहां पे 800 x रेस टू 1/2 था ना, लेफ्ट वाला जो फेज है ना वो a डिस्टेंस पे है, ये रहा, तो मैंने x के बदले a पुट किया। राइट वाला जो फेज है ना वो 2a डिस्टेंस पे है, तो मैंने x के बदले 2a पुट किया। चलो क्लियर। तो दोनों फेज पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए, दोनों फेज पे, बराबर। अब हम फाइंड करेंगे इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, बराबर। चलो यहां पे मतलब राइट साइड जो फेज है ना उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, बराबर, मतलब ई आर, एंड एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे इस डायरेक्शन में होगा, बराबर। तो लेफ्ट वाला जो फेज है ना उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर। तो कितना फ्लक्स उसमें से पास होगा? तो मैं लिख सकता हूं ई एल वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ई एल वेक्टर, लेफ्ट साइड जो फेज है उसका एरिया, बराबर। चलो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ई एल इंटू ए एल इंटू कॉस 180। कॉस 180 होता है -1, तो यहां पे पुट कर दो -1, बराबर। चलो -1, तो बोलो कितना मिलेगा आपको? ये फ्लक्स फाई इज इक्वल टू -1 पुट करो, माइनस ई एल के बदले क्या पुट करना है? ये, तो 800 a रेस टू 1/2, बराबर। वैसे ही राइट साइड जो फेज है ना उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा? तो सिंपल ई आर वेक्टर डॉट ए आर वेक्टर, ई डॉट ए, यही तो फॉर्मूला थे, बराबर। ओके, तो ई आर वेक्टर बताओ, ई आर इंटू ए आर कॉस, बोलो अब ये कंडीशन में दोनों के बीच का एंगल कितना? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल होगा 0, कॉस 0 1, तो बोलो फाई आर इज इक्वल टू क्या हो गया? ई आर इंटू ए आर, कॉस 0 1। अच्छा, ई आर आपने क्या फाइंड किया? तो ये रहा 800 2a रेस टू 1/2 इंटू ए आर। चलो ए आर क्या होता है यहाँ पे? तो राइट साइड का जो ये सरफेस है ना, ये फेस है ना, उसका एरिया कितना होगा? ये ए, तो एरिया आप लिख सकते हो ए स्क्वायर, पता चला? चलो यहां पे देखो, ये यहां पे मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, इंटू एरिया कितना होगा इसका? तो ए स्क्वायर। चलो क्लियर ना? कोई डाउट? ओके, तो देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं -800 ए स्क्वायर इंटू ए रेस टू 1/2। बेस से मैं पावर का एडिशन करूं तो मैं लिख सकता हूं ए रेस टू 2 + 1/2, तो 5/2, बराबर। वैसे ही यहां पे देख लो एक बार, 800 मैं लिख सकता हूं 2 रेस टू 1/2 इंटू ए रेस टू 1/2। मैंने यहां पे क्या किया? 2a होल पावर 1/2 थी ना, तो मैंने लिख दिया 2 रेस टू 1/2 इंटू ए रेस टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर, तो भाई बराबर। बोलो क्या मिलेगा आपको? तो 800 इंटू 2 रेस टू 1/2, देखो यहां पे देखो ए रेस टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। बेस से मैं पावर का एडिशन करूं तो मैं लिख सकता हूं ए पावर 5/2, 1/2 + 2। चलो क्लियर ना?
ओके, तो दोनों सरफेस के लिए आपको फ्लक्स मिल गया, बराबर। लेफ्ट साइड के लिए इतना फ्लक्स है जो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ट डायरेक्शन में है ना, एंड ये राइट साइड के लिए फ्लक्स पॉजिटिव है, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में। चलो, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों का एडिशन कर लेना है, मतलब फाई आर प्लस फाई एल। फाई आर कितना मिला देखो, 800 इंटू 2⁻², मतलब √2 इंटू ए पावर 5/2, बराबर। ये मैंने यहां पे पुट कर दिया, प्लस फाई एल क्या है देखो, फाई एल क्या है, तो ये रहा, मैं पुट कर सकता हूं यहां पे -800 इंटू a⁵/2। चलो दोनों में से कॉमन ले लो, 800 इंटू a⁵5/2, ये मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहां पे ये बचेगा, मतलब √2 माइनस यहां पे तो कुछ नहीं बचा, तो 1, बराबर। चलो √2 की वैल्यू होती है 1.41, 1.41 माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूं 0.41, बराबर। ओके, चलो यहां पे है 800 इंटू ए की वैल्यू आपको डेटा में दी है, ए की वैल्यू कितनी है 0.1, तो यहां पे पुट कर दो 0.1 होल पावर 5/2। ठीक है, आपको क्या करना है, जो 0.1 है ना, इसका पहले स्क्वायर रूट लेना है, तो 0.1 का पहले स्क्वायर रूट ले लो, उसके बाद उसकी 5 पावर करो इंटू 800 इंटू 0.41 करो, तो आपको टोटल इतना फ्लक्स मिलेगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। चलो क्लियर, क्या करना था, 0.1 का सबसे पहले स्क्वायर रूट लो, उसकी 5 पावर लो, इंटू 800 इंटू 0.41 करो, तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। चलो क्लियर, ओके। चलो टोटल फ्लक्स मिल गया, एंड सेकेंड पॉइंट था चार्ज एंक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये सरफेस के साथ अब कितना चार्ज लिंक होगा अंदर, कितना चार्ज एंक्लोज होगा, तो फ्लक्स तो मिल गया ना। अब एंक्लोज्ड चार्ज फाइंड करना है, तो phi इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल टू phi इनटू एप्सिलॉन नॉट, बराबर। phi आपके पास है 1.05 एंड एप्सिलॉन नॉट भी है 8.85 × 10⁻², तो आपको चार्ज इतना मिलेगा, इतना टोटल चार्ज ये क्लोज्ड सरफेस से एंक्लोज होता है, बराबर। तो कॉन्सेप्ट ये सम का बहुत ही अच्छा था, बराबर।